हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं जो कि 2022 और 2020 और 2023 तक ये पूछा गया क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इन दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो। दोस्तों मैं पिछला क्वेश्चन ऐसे ही करा चुका हूँ, लेकिन ये नहीं कराया था जिसमें आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो। तो ये दोस्तों आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर 13 में पूछा गया और 20 में पूछा गया और 22 में और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो तब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर हमने इसका बना लिया है पहले ही, और जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा। दो प्लेट थे यहाँ पर, मैंने पहले बताया था आपको, पहले आपने क्लास देखी हो तो देख लीजिए, अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिए, मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो प्लेट हैं, ये एक प्लस और ये माइनस, प्लस क्यू वाली और ये माइनस क्यू वाली। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो तो है डी, और इसमें जो है ये वायु, यानी वायु या निर्वात बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें एक और प्लेट ले ली है जो कि है परावैद्युतांक की, जो आपको दिखाई दे रही होगी के वाली। ये हमारे इसमें है परावैद्युतांक, जिसको हमने E2 मान लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर E1 है जो वायु वाला, ये E1 है और ये E2 है ये परावैद्युतांक वाला। और इन दोनों की जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है तो वो है टी दूरी पर ये दोनों प्लेटें हैं और इसमें परावैद्युतांक भरा हुआ है। तो आप इस प्रकार से तो अपनी थ्योरी लिख सकते हो, और उसके बाद हम डायरेक्ट इसको डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले वायु क्षेत्र में, वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपने पहली वाली क्लास देख ली है तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, अगर नहीं देखी है तो आपको थोड़ी बहुत हो सकती है। तो वायु क्षेत्र में, वायु क्षेत्र यानी कि ये है, यानी कि E1 की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, उधर नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलो E1 इजिकल टू E1 ये रहा हमारा। अब यहाँ पर लिखना क्या है हमें पता है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एप्सिलॉन, यहाँ पर लिखना है हमें अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है ना इसके लिए, जो हमने पहले बताया था आपको। तो अब यहाँ पर ये 7 आया तो इसको हम कुछ इस प्रकार सोल्व कर लेंगे, जैसे कि आपको सिग्मा की वैल्यू पता ही होगी, ये सिग्मा क्यू अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस प्रकार से पुट कर देते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए, बस ये हो जाता है हमारा, मतलब समीकरण वन बोल सकते हैं हम, समीकरण वन बोल सकते हैं हम इसको। हाँ, अब निकालना है परावैद्युतांक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं हम परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो इसको बोलेंगे हम E2। ठीक है दोस्तों, E2 यानी कि ये जो है ना बीच में, ये जो मैंने अपनी लकीर से खींच दी है, तो ये परावैद्युतांक वाला क्षेत्र है। यहाँ पर ये हमने K लिख रखी है, तो E2 निकालना हमें। E2 यानी कि ऐसी कुछ इस प्रकार ही लिखना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें K लगाना, क्योंकि यहाँ पर परावैद्युतांक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, परावैद्युतांक यानी सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नोट। और उसके बाद हमें सिग्मा की वैल्यू पुट कर देनी है हमें, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नोट। सिग्मा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी ना यहाँ पर, जैसे Q अपॉन A, यहाँ पर भी हमें Q अपॉन A ऐसे ही पुट कर देना है। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब हम दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर की। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछली बार बताया था आपको विभवांतर का, आपका यहाँ पर होता है V इजिकल टू E1 और E2। ठीक है दोस्तों,
लेकिन आप सभी को ये ध्यान रखना होगा, ये तो उसका सादा फार्मूला हो जाता है, इसमें हमें परावैद्युतांक है ना, तो इसके लिए हमें ये फार्मूला लगाना होगा, V इजिकल टू E1। E1 में हमें क्या दे रखा है, E1 की अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, ED था ना इसमें, ED, B इजिकल टू होता है ED। ठीक है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र इंटू डिस्टेंस इसका। ठीक है दोस्तों, विभवांतर का मतलब। और यहाँ पर D हमारा कौन सा है, यहाँ पर ये है D, लेकिन इसमें बीच में आ रखा है, देखो दोस्तों यहाँ पर है हमारा D, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब E1 की जो है, E1 का जो है यहाँ पर डिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ पर D है टोटल, लेकिन इसमें बीच में भी T है जो कि वैद्युतांक है, इसको हमें अलग करना होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे D माइनस T। ठीक है दोस्तों, और ये तो हो गया हमारा E1। उसके बाद हम लिखते हैं E2। E2 को सिंपल सा लिख देंगे हम ओनली T, क्योंकि इसकी बीच की दूरी तो T है ना, इसमें तो कोई D का तो मतलब ही नहीं है, तो ये बीच में आ रही है तो इसको T लिख देंगे हम, तो E2 T। अब जो हमारी E1 और E2 जो ऊपर वैल्यू दे रखी हैं, जो ये है और ये जो है ये वाली E1 की, तो इन दोनों को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो B इजकल टू हो जाता है आपका, E1 की वैल्यू थी हमारी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है दोस्तों, और D माइनस टी, माइनस है दोस्तों ये, इसको ध्यान रखना, D माइनस टी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है हमें, और ये E2 ये रहा हमारा E2, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर T लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि ऊपर भी आ जाएगी, यहाँ पर हम कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद हमें कैसे लिखना है, B इजिकल टू यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, उसके बाद हम ये बड़ा सा एक डंडा खींचते हैं ऐसे, कोष्टक। उसके बाद हमें क्या बचा यहाँ पर, D माइनस टी बचा, D माइनस टी, और ऊपर बचा T और नीचे बचा K, इसको कोष्टक में डालते हैं, और यहाँ प्लस का चिन्ह बचा। ठीक है दोस्तों, आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा अभी थोड़ा सा और रह रखा है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर लेना होगा अब फाइनल, ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो जाती है। हम समीकरण मान के चल रहे हैं, वैसे इनका कुछ फायदा तो कर नहीं रहे हम, तो यहाँ पर लास्ट मानते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है दोस्तों, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें क्या बताइए, C इजिकल टू Q अपॉन V। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता थी, लेकिन हमें जो है V के स्थान पर तो ये वाली वैल्यू पुट करनी है ना, जब भी तो हमारा आंसर आएगा C। तो C इजिकल टू Q अपॉन, ये हमारा Q अपॉन, अब ये पूरी जो वैल्यू है ये हमें इसके नीचे पुट करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और ये कोष्टक D माइनस टी प्लस उसके बाद T अपॉन K, और ये कोष्टक बंद। अब इस यहाँ पर Q से Q को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा, देखिएगा यहाँ पर हमने Q से Q काट दिया। अब जो ये नीचे जो वैल्यू है, ये जो है एप्सिलॉन नॉट A, इस वैल्यू को हम ऊपर पहुँचा देंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा ना, जैसे कि ये एक और ये एक है, तो कुछ इस प्रकार से है ना, एक अपॉन में, और एक नीचे भी दे रखा है, तो यहाँ पर भी एक नीचे मान लेंगे, और इनके बीच बीच में गुणा कर देंगे, ऊपर की गुणा कर देंगे, तो हम इसको ऊपर पहुँचा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर पहुँचा देते हैं, तो यहाँ पर आएगा कुछ C इजिकल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, ये दोस्तों अब आपका ख़त्म होगा, Q भी आपका ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर ये बचती है वैल्यू D माइनस टी प्लस T अपॉन T है दोस्तों, ये इसको T समझना, T अपॉन K, ये बचता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया था Q। उसके बाद हमारा
मतलब क्यू यहाँ से दोनों तरफ से खत्म, इसको हमने ऊपर पहुँचाया एप्सिलॉन नॉट ए को ऊपर, उसके बाद ये हमारी वैल्यू नहीं को तो ही लिख दी हमने, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। थोड़ा राइटिंग में दिक्कत आई हुई, लेकिन थोड़ा देखना दोस्तों, समय के साथ साथ सही करेंगे इसको। और इसका जो मात्रक है वो होगा आपका फैरेड, ठीक है दोस्तों। और एक और स्थिति आपकी बन सकती है इसमें, और कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि अगर दोनों में परावैद्युतांक भरा हो, तो यहाँ पर भी परावैद्युतांक, यहाँ पर भी परावैद्युतांक, और यहाँ पर भी, मतलब पूरे में परावैद्युतांक भरा हो तो कैसे करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, यदि यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों आपको समझाने के लिए, यदि प्लेटों के बीच, प्लेटों लिख लो, पूरी प्लेटों, दोनों प्लेटों, यहाँ प्लेटों, यदि प्लेटों के बीच पूरा परावैद्युतांक भरा हो, तब परावैद्युत भरा हो तब, अगर यहाँ पर पूरी रूप से परावैद्युतांक भरा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो टी है ना, उसको टी इजिकल टू डी कर देंगे, बस इतना काम करना है आपको, ठीक है। क्योंकि जो टी है वो डी के बराबर हो जाएगा। आप इसको भी ऐसे भी मान सकते हो, या तो डी इजिकल टू टी कर लीजिए, तो एक ही बात पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ पर टी इजिकल टू डी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो टी इजिकल टू डी कर दिया तो हमें सेम वही वैल्यू पुट करनी है जैसे ये थी ना, सी इजिकल टू गे जो यहाँ पर है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस, अब यहाँ पर टी की वैल्यू तो हमें डी रखनी है दोबारा एक और बार, यहाँ पर कुछ इस प्रकार, फिर ये प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर भी डी रखेंगे टी की जगह यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर टी है, फिर भी हमने यहाँ पर डी रख दी, उसके बाद के हो गया, है ना। तो अब इसको डी से ख़त्म हो जाएगी, डी प्लस का ये माइनस का ये दोनों ख़त्म, तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा यहाँ पर आपका डी के। और मैंने अभी आपको बताया था, अगर ऐसी वैल्यू आती है ना कि यहाँ पर ऊपर लिखा है ए एप्सिलॉन नॉट और डी, फिर उसके नीचे लिखा है एक और बार के, तो इस जो के है ना नीचे वाले, इसको ऊपर की साइड पहुँचा देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक मानना होगा, कोई भी संख्या नॉर्मली माननी है तो इसको हमें ऊपर पहुँचा देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम के को ऊपर पहुँचा देते हैं तो कुछ इस प्रकार आएगा, जगह कम पड़ गई है, आगे देखते हैं। अगर हम इसको ऊपर पहुँचा देते हैं तो सी इज इक्वल टू आता है आपका के ए एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में यहाँ पर दिया हुआ था आपको ये जो है आपका डी, ये वाली वैल्यू आपको लिखने के लिए आती है यहाँ पर, और इसका भी मात्रक फैराड ही होगा। ओके, समझ में आया ना यहाँ पर आपको। देखिए दोस्तों, इसको दोबारा समझा देते हैं। यदि प्लेटों के बीच पूरा परावैद्युतांक भरा हो तब, तो यहाँ पर टी इजिकल टू डी मानेंगे, यानी कि जो टी है ना, इसको हम पूरी तरीके से डी मान लेंगे, या तो आप डी को टी मान लो या टी को डी मान लो, एक ही बात पड़ेगी इसमें दोनों में। उसके बाद सी इजिकल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मतलब डी माइनस डी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने टी की वैल्यू तो डी मान ली है ना, यहाँ पर टी की वैल्यू डी मान ली है, तो डी से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या माइनस क्या वो तो रेंज जाएगा, तो ये डी अपॉन के रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट और डी अपॉन के को ऊपर पहुँचा देंगे। उसके बाद हमारी कुछ इस प्रकार से वैल्यू करके आ जाएगी, सी इजिकल टू के ए एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है दोस्तों, और वो उसका मात्रक होगा फैराड। बस इतना ही था। तो हम आशा करते हैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ट्रिक इसमें क्या है, इसमें तो वही है ट्रिक आपकी, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है दोनों की, उसके बाद विभवांतर निकालना, और सी यानी कि संधारित्र निकालना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो आपकी ये ट्रिक हो जाती है, आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। राइटिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी जिसको हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो अगर वीडियो बढ़िया लगी तो।